साथियों, सुरेखा ज्ञान चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स का नेक्स्ट क्लास देखते हैं। इस क्लास में हम जो करंट अफेयर्स हो आपके रेलवे हो, एसएससी, झारखंड एसएससी, बिहार एसएससी, बीपीएससी, डीएसएसबी, सीईटी जो टीचर वाला होता है, यूपीएससी, यूपीपीएससी, डीएमआरसी, बैंकिंग, हर एक एग्जाम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो फटाफट चैनल को आप शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक बच्चों को जुड़ जाए ताकि, और आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डेली अपडेट आपको इससे मिलते रहे। चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का हमारा पहला टॉपिक है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा भारत में महिलाएं और पुरुष 2025 रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, ये बोल रहा है कि भारत में जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो हमारा मिनिस्ट्री, उसके द्वारा भारत में महिला और पुरुष 2025 रिपोर्ट जारी किया गया है, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में लिंग विशिष्ट डाटा का गहन अवलोकन प्रदान करती है। यह महिलाओं के द्वारा की गई प्रगति और उनके सामने आने वाली लगातार चुनौतियों के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करती है। रिपोर्ट में शिक्षा, वित्तीय समावेशन, राजनीतिक भागीदारी और स्वास्थ्य में प्रगति पर प्रकाश डाला गया। साथ ही रोजगार, नेतृत्व की भूमिकाएं और ग्रामीण शहरी पहुंच में चल रही असमानताओं को भी संबोधित किया गया है। निम्नलिखित विश्लेषण प्रमुख निष्कर्षों, उनके निहितार्थों और आगे हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले क्षेत्रों पर गहराई से चर्चा करता है। कहने का मतलब है मेजरली इसमें क्या दिखाया गया है कि पुरुष की तुलना में महिलाओं में कितनी चीजें का बढ़ोतरी हुआ है, वह कितना वो इंक्रीज हुआ, हर एक सेक्टर में उनका क्या योगदान रहा है, जो पुराने डाटा थे उसके अकॉर्डिंग अभी कितनी उन्होंने प्रोग्रेस किया है, इस चीज़ को ही दिखाया गया है इस रिपोर्ट में। तो रिपोर्ट का नाम क्या है? वुमेन एंड मैन इन इंडिया 2024, या फिर भारत में महिलाएं और पुरुष का स्थिति। इसे जारी कौन करता है? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अब देखते हैं पहला इन्होंने क्या पहलू लिया है, लिंग समानता सूचकांक। ठीक है, लिंग समानता सूचकांक जीपीआई। तो शिक्षा के सभी स्तरों पर जीपीआई कितना 1.0 से ऊपर बनी हुई है, जो पुरुष छात्रों की तुलना में महिला नामांकन की अधिकता को दर्शाता है। सभी स्तरों मतलब हो गया, प्राइमरी स्कूल हो गया, मिडिल स्कूल हो गया, फिर हायर सेकेंडरी हो गया। ठीक है, या फिर कॉलेज वगैरह, जो हर एक सेक्टर में क्या है, महिला ने ज़्यादा नामांकन किया है, तो उसकी जो लिंग समानता सूचकांक में उसका रेशियो जो है 1 से ऊपर ही रहा है, यानी महिला नामांकन की अधिक भागीदारी रही है पुरुष छात्र की तुलना में। नेक्स्ट पहलू देखते क्या है, महिला श्रम बल भागीदारी दर। ठीक है, महिला श्रम यानी फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितना है? तो 2017-18 में कितना था? तो 49.8% था, जो कि 23-24 में बढ़कर कितना हो गया? लगभग 60.1%, यानी लगभग 11% की वृद्धि हम मान सकते हैं। इतने सालों में लगभग 11% की बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद कह रहा है कि बैंक खाते और जमा, यानी तो बैंक खातों में अभी की जो प्रेजेंट में सिनेरियो है, उसमें महिलाएं कितना पैसा जमा करती हैं, उनके खाते कितने हैं। तो इसमें बोल रहा है 23-24 में कुल बैंक खातों में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है? महिलाओं की हिस्सेदारी 39.2%, जबकि कुल जमा यानी जो पूंजी जमा है उसमें कितना योगदान है? तो 39.7% के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डीमेट खातों में वृद्धि। डीमेट मतलब हो गया जो ट्रेडिंग के लिए स्टॉक मार्केट में जो खाता से ट्रेडिंग करते हैं, जो खाता जो आजकल जो महिलाएं ट्रेडिंग में काफ़ी इंटरेस्ट रखती हैं। ठीक है, तो उसमें कितनी वृद्धि हुई है? तो कुल डीमेट खाते 2021 में 33.26 मिलियन से बढ़कर 24 में कितना हो गया है? 143.02 मिलियन, यानी यहाँ पे एक रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि दर्ज की गई है। महिला खाताधारकों की संख्या 6.67 मिलियन से बढ़कर 27.71 मिलियन हो गई है, जो कि 3 वर्ष में लगभग 4.2 गुना इंक्रीमेंट को दर्शाता है। तो ये काफ़ी अच्छी मतलब एक ग्रोथ हुआ है इस सेक्टर में, डीमेट का यानी स्टॉक मार्केट में महिलाओं का। नेक्स्ट देखते हैं महिला मतदान यानी महिला वोटर्स कितने जो वोट करते हैं। तो 2024 में महिला मतदाताओं का मत प्रतिशत कितना रहा? लगभग 65.8% तक पहुंचा है। जो अभी 24 में इलेक्शन हुआ था, जो पुरुषों के 65.5%
मतदान प्रतिशत के लगभग बराबर है, यानी जो पुरुष का कितना मतदान प्रतिशत, पुरुष का कितना है योगदान 65.5%, तो अब महिलाएं भी उनके बराबर लगभग 65.8% के आसपास पहुंच गई है। तो ये काफी अच्छा यहाँ पे एक ग्रोथ बोल सकते हैं महिलाओं में के प्रति, वोटर के प्रति जागरूकता में। नेक्स्ट हम देखते हैं महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स का विकास, यानी जो स्टार्टअप्स जो नए कंपनी जो खोल रही है उसमें कम से कम महिलाओं का, जो महिला लीड कर रही है उसको, उसकी संख्या कितनी है, तो 2017 में कितनी थी उसकी संख्या, लगभग 1943, यानी 2000 के आसपास मान लेते, और 24 में कितना हो गई है, तो लगभग 17,405 हो गई है, जो कि 800% वृद्धि से अधिक है। मतलब सोचिए कि 800% की वृद्धि हुई है लगभग 17 से 24 में, यानी एक अच्छा खासा रिकॉर्ड दर्ज किया गया यहाँ पे। फिर स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा में क्या है, जीवन कुल कुल प्रजनन दर, यानी जो जो माँ बनते हैं कोई फीमेल, तो 23 में घटकर कितना हो गया 2.0, यानी जो माँ बनने की क्षमता, जो प्रजनन दर है उसकी संख्या में घटे, यानी जन्म दर में कमी का संकेत है, जबकि जीवन प्रत्याशा बढ़कर लगभग 71.3 वर्ष हो गई है, जो कि महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य को दिखाती है कि महिलाएं एक अच्छी स्वास्थ्य हेल्दी लाइफ जी सकती है, जिसकी वृद्धि लगभग 71.3% हो गई है बढ़ के 2023 में। ठीक है, तो इतने थे हमारे महिला पुरुष, भारत में महिला और पुरुष रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग, जो काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखे। बाकी और भी है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप चाहे तो देख सकते हैं आर्टिकल्स, बाकी इतना बहुत इंपॉर्टेंट काफी है इतना। नेक्स्ट हम देखते हैं सतीश चाबा को OIJIF का CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। तो OIJIF क्या है, तो ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड कंपनी है, ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड, जो कि जिसने सतीश चाबिया को मुख्य कार्यकारी अधिकारी या फिर CEO नियुक्त किया है, जो कि चाबिया क्यों कौन थे पहले, इससे पहले वो ब्रिटेन के विकास वित्त संस्था ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट में कार्यरत थे। उन्होंने दक्षिण एशिया के लिए प्रत्यक्ष निजी इक्विटी का नेतृत्व करने सहित कई भूमिकाएं अदा की है। तो हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड OIJIF के CEO किसे नियुक्त किया गया है, तो सतीश चाबिया को। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं लोक नर्तक राम साहेब पांडे का निधन, यानी लोक नर्तक जो है, लोक जो फोक डांस होते हैं उसमें एक कलाकार थे राम सहाय पांडे, उनका निधन हो चुका है। और ये क्यों फेमस है, तो राई लोक नृत्य, ठीक है, राई लोक नृत्य के प्रतिष्ठित मसाल भाग और पद्म श्री से सम्मानित है। इसके लिए राम साहेब पांडे का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया, तो 92 वर्ष की आयु में हो गया। राई लोक नृत्य के अग्नि प्रतिपादक के रूप में सम्मानित पांडे ने अपना पूरा जीवन एक बार कलंकित कला को सांस्कृतिक गौरव के प्रतिष्ठित प्रतीक में बदलने के लिए समर्पित कर दिया। गरीबी, अनाथता और जाति आधारित रचनाओं का सामना करने के बावजूद उनकी अदम्य भावना ने उन्हें सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने और बुंदेलखंड के दिल में, यानी राई नृत्य किस जगह का फेमस है, तो बुंदेलखंड के लोग यहाँ करते हैं, जिसको उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक ले जाने में काफी मेहनत किया है। और उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो 11 मार्च 1933 को उनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के सागर जिले के मडधार पाठा गांव में। सबसे बड़ी बात है कि जो राई नृत्य है वो किस समुदाय के द्वारा किया जाता था, तो बेदिया समुदाय के द्वारा, जो कि एक SC/ST कम्युनिटी में आती है, ट्राइब्स में आते हैं, आदिवासी में, तो बेदिया समुदाय के थे। और ये जो राम साहेब पांडे ये ब्राह्मण जो परिवार से थे, तो काफी इनको मुश्किलों का सामना, इसीलिए इनको कलंकित कला के रूप में एक बात यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, और ये जो बेदिया समुदाय थे वो आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत वर्गीकृत था। इसके लिए जो है इनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इन्होंने जो है बुंदेलखंड के दिल से राय नृत्य को निकाल कर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की, काफी प्रेरणादायक है ये। इसके लिए उन्हें 2022 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया और 1980 में नृत्य शिरोमणि की उपाधि मिली उन्हें। ठीक है, 22 में पद्म श्री से सम्मानित हुए और 1980 में नृत्य शिरोमणि की उपाधि मिली उन्हें। उसके बाद जो है मध्य प्रदेश सरकार ने के द्वारा आदिवासी लोक कला परिषद में इनको नियुक्ति भी किया गया था। ठीक है, 1964 में रविंद्र भवन भोपाल में पहला प्रदर्शन हुआ। ठीक है, 1964 में पहली बार परफॉर्म किया इन्होंने राई नृत्य को। और विश्व स्तर पे भारत का प्रतिनिधित्व कब किया है, तो जापान में 1984 में और दुबई में 2006 में इन्होंने इस नृत्य का इंटरनेशनल लेवल पे प्रदर्शन किया है। तो काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, आपको याद रखना चाहिए।
इसमें कुछ क्वेश्चन बन जैसे राम साहेब पांडे किस लोक नृत्य से प्रेरित थे, तो राय नृत्य से। राय नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो आंसर क्या आ जाएगा ये बुंदेलखंड, ठीक है। और इनको पद्मश्री कब मिला है, 2022 में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप याद रख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। अरुण पल्ली, ठीक है, जम्मू कश्मीर का है, तो आपको याद रखना क्योंकि जम्मू कश्मीर हमेशा न्यूज में रहता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए अनुशंसा किया है। अभी उन वहाँ के वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश कौन है, तासीर अफटन, यानी अरुण पल्ली जो वो तासीर अफटन की जगह लेंगे, जो कि 9 अप्रैल 2025 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इसके पहले वो 18 सितंबर 1964 को जन्मे न्यायमूर्ति पल्ली ने 1988 में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से LLB की पढ़ाई पूरी की और पंजाब हरियाणा कोर्ट में उच्च न्यायालय में अपनी कानूनी प्रैक्टिस शुरू की थी इन्होंने, ठीक है। हमको इतना याद रखना है कि जम्मू कश्मीर के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हाई कोर्ट के, तो अरुण पल्ली, वो किसका स्थान लेंगे, तासीर अफटन की, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया माधवपुर मेले का उद्घाटन, ठीक है। यानी कि भूपेंद्र पटेल किस जगह के मुख्यमंत्री हैं, तो गुजरात के, ठीक है। ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो गुजरात के CM है ये, जो जिन्होंने पोरबंदर जिले के माधवपुर गांव में मनाए जाने वाला वार्षिक मेला क्या नाम है, तो माधवपुर मेला, जिसको कि 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के द्वारा उद्घाटन किया गया। और इसका महत्वपूर्ण आयोजन क्यों किया जाता है, तो द्वारिका के भगवान कृष्ण और अरुणाचल प्रदेश की रुक्मणी जी के दिव्य मिलन की याद दिलाता है। इसके उपलक्ष्य में ये मेला आयोजित किया जाता है वार्षिक के तौर पे पोरबंदर जिले के माधवपुर गांव में। और इस मेले को 2018 से राष्ट्रीय मान्यता मिली, ठीक है, जो कि यह मेला सांस्कृतिक एकता और भक्ति का प्रतीक है, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों की परंपराओं को एक साथ लाता है, ठीक है। 18 से मान्यता प्राप्त है। माधवपुर मेला कहाँ मनाया जाता है, गुजरात के माधवपुर गांव में, जो कि पोरबंदर जिले में स्थित है, ठीक है। उद्घाटन किसने किया है, तो चीफ मिनिस्टर श्री भूपेंद्र भाई पटेल ने। नेक्स्ट हम देखते हैं, मैक्स वर्स्टैपेन ने जापानी ग्रैंड प्रिक्स में लगातार चौथी जीत दर्ज की है। यानी मैक्स वर्स्टैपेन ने 2025 में जापानी ग्रैंड प्रिक्स में मैक्लोरेन के ड्राइवर लैंडो नोरिस को और ऑस्कर पियास्ट्री को पछाड़कर लगातार चौथी जीत दर्ज की है, ठीक है। मैक्स वर्स्टैपेन ने जापानी ग्रैंड प्रिक्स में 2025 फार्मूला 1 सीजन में, यानी 25 का फार्मूला 1 सीजन, उसमें उन्होंने पहली जीत हासिल की है, पर लगातार चौथी जीत थी इनकी, ठीक है। हमको याद रखना है कि लगातार चौथी जीत थी मैक्स वर्स्टैपेन की, और 2025 सीजन की ये पहली जीत थी। और इस जो है जो जापानी ग्रैंड प्रिक्स में पहले स्थान पे कौन रहे थे, मैक्स वर्स्टैपेन, रेड बुल इनका जो कैटेगरी है प्रथम स्थान पे रहे। सेकंड में क्या, लैंडो नोरिस जो कि मैक्लोरेन दूसरा स्थान पे है, और ऑस्कर पियास्ट्री में मैक्लोरेन तीसरा स्थान पर है, ठीक है। तो हमको ये याद रखना है इतना। नेक्स्ट हम देखते हैं, PM मोदी 9 अप्रैल 2025 को नवकार महामंत्र दिवस में भाग लेंगे। ये आप नया वर्ड है, एक नवकार महामंत्र, जिसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में नवकार महामंत्र दिवस में भाग लेंगे, जो कि महावीर जयंती की पूर्व संध्या पर वैश्विक आध्यात्मिक कार्यक्रम शांति, एकता और आध्यात्मिक जागृति को बढ़ावा देता है। और ये जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन द्वारा आयोजित इस अवसर पर 108 से अधिक देशों से और 1.08 करोड़ से अधिक भक्तों की भागीदारी होगी, जो कि सार्वभौमिक सद्भाव और आत्मनिरीक्षण के लिए नवकार महामंत्र का जाप करेंगे। और जो है ये महावीर जयंती जैन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण त्योहार, यानी महावीर जयंती जैन धर्म का एक प्रमुख त्योहार है, जिसमें कि 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो भगवान महावीर, ठीक है, जो कि जन्म की याद में ये नवकार महामंत्र जो है 24वें तीर्थंकर यानी महावीर जैन, भगवान महावीर जैन के जन्म की याद में इसे मनाया जाता है। और 2025 में यह त्योहार कब मनाया जा रहा है, तो 10 अप्रैल को यह त्योहार 10 अप्रैल को मनाया जाएगा, जो कि
चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि को, ठीक है, हिंदी अगर पूछेगा, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया गया, जो भगवान महावीर की 2623वीं जयंती होगी। आपको याद रखना है कि 2623वीं जयंती था 2025 में। आप देख सकते हो फोटो। नेक्स्ट देखते हैं, ये महावीर जयंती कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते, जिसमें क्या है, महावीर जयंती जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के जन्म का प्रतीक। अभी हमने देखा भगवान महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व के कुंडल ग्राम, बिहार के कुंडल ग्राम में हुआ था, जो कि आधुनिक वैशाली जिले में हुआ है, जो अभी वैशाली जिले में स्थित है। कुंडल ग्राम जो गांव है, जहाँ पे 599 लगभग 600 ईसा पूर्व में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म हुआ था। और इनका नाम क्या था, जन्म जो इनका ओरिजिनल नाम था वर्धमान, ठीक है। इनके माता पिता कौन थे, तो रानी त्रिशला और राजा सिद्धार्थ इनके माता पिता थे। उन्होंने 30 वर्ष की आयु तक राज्य किया और फिर सत्य की खोज में सांसारिक जीवन त्याग दिया। 12 वर्षों की तपस्या के बाद उन्हें केवल ज्ञान यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने आध्यात्मिक मुक्ति का उपदेश दिया और जैन धर्म की स्थापना की, ठीक है। भगवान महावीर ने 570 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में मोक्ष प्राप्त किया, यानी 570 ईसा पूर्व 72 वर्ष का मोक्ष प्राप्त किया। उनके नाम और इनका जो है महावीर का अर्थ क्या है, तो महान नायक, जो कि इंद्रियों और सांसारिक सुखों पर उनके नियंत्रण का प्रतीक है, ठीक है। इतना हम याद रखें, जो कि हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम से में आ ही जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारत ने जारी की डिजिटल खतरा रिपोर्ट। डिजिटल खतरा मतलब होगा साइबर अटैक होना, हैक होना, हैकिंग आजकल बढ़ गया, फ्रॉड, ये सारे के ऑनलाइन नए नए तरीके हो चुके हैं। तो भारत ने डिजिटल खतरा रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें भारत सरकार ने BFSI क्षेत्र के लिए डिजिटल खतरा रिपोर्ट 24 लॉन्च की है, जिसे CERT इन यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर CSIRT फाइनेंस और साइबर सुरक्षा कंपनी SISA के संयुक्त प्रयास से इसे विकसित किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो वित्तीय सेवा क्षेत्र की साइबर सुरक्षा स्थिति को मजबूत करना। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो श्री M नागराजु कौन है, सचिव है वित्तीय सेवा विभाग के, ठीक है। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग सचिव कौन है, M नागराजु सचिव। डॉक्टर S कृष्णन जो कि सचिव है इलेक्ट्रॉनिक्स IT मंत्रालय के। संजय बहल कौन है, तो सर्ट एंड कर्ट इन या फिर CERT इनके संजय बहल महानिदेशक हो गए। और दर्शन मूर्ति SISA के CEO कौन है और संस्थापक कौन है, दर्शन शांत मूर्ति। इन्होंने जो समय मिलकर के भारत में डिजिटल खतरा रिपोर्ट जारी किया है, जिससे ये पता चल सके कि हमें आगे क्या स्टेप लेना है इन सब चीजों से बचाव करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूरे, यानी 8 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के PMMY के 10 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया जाएगा, जो कि सूक्ष्म और लघु उद्योगों को जमानत मुक्त ऋण प्रदान करके वित्त पोषित लोगों को वित्त पोषित करने के लिए 15 में शुरू की गई एक प्रमुख पहल है। आज इस परिवर्तनकारी योजना के तहत 32.61 लाख करोड़ के 52 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जो सभी क्षेत्रों के उद्यमों को सशक्त बना रहे हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की मुख्य विशेषताएं क्या है, लॉन्च कब किया गया, 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था, इसीलिए 8 अप्रैल 2025 को जो है ये 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। और इनका कार्यान्वयन एजेंसी कौन था, तो मुद्रा यानी सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुनर्जीवित एजेंसी। बिना जमानत के ऋण कितने तक मिल सकता है, 20 लाख तक बिना जमानत के ऋण मिल सकता था इसके अंदर। और ऋण देने वाली संस्था कौन कौन सी है, तो बैंक हो गई, NBFC हो गई, MFI हो गई और RRB, ठीक है। और यहाँ पे NBFC, ठीक है। और ये बैंक हो, जो भी मतलब जितने बैंक हो गए वो दे सकते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत हमको ऋण यानी लोन। अब लोन की श्रेणियां क्या क्या है, तो शिशु में कितना मिलेगा, 50,000 तक। किशोर में कितना मिलेगा, तो 50,000 से 5 लाख तक। और तरुण में कितना मिलेगा, तो 5 से 10 लाख तक। तरुण प्लस एक नया लोन जिसमें कि 10 लाख से 20 लाख तक का सफल दोबारा लोन देने वालों के लिए है ये, जो कि जिन्होंने पहला ऋण चुका दिया होगा उनको दोबारा ऋण लेना है, तो वो तरुण प्लस के अंदर 10 लाख से 20 लाख के बीच वो ले सकते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं 10 वर्षों में क्या क्या उपलब्धि हुआ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत, ठीक है। कुल स्वीकृत ऋण कितना हो गया, तो 52 करोड़ से अधिक।
कुल ऋण मूल्य कितना होगा, तो 32.61 लाख करोड़। सूक्ष्म से लघु की ओर बदलाव, किशोर ऋणों की सरकारी वित्त वर्ष 16 में कितनी थी, तो 5.9, यानी किशोर ऋण में कितना अमाउंट मिलता है, तो 50,000 से 5 लाख। इसकी संख्या कितनी हो गई बढ़ के 16 में 5.9% थी, 2025 में कितनी हो गई 44.7%, यानी 16 में 5.9% से बढ़ के 25 में 44 लगभग 9 गुना वृद्धि दर्ज कर ली इन्होंने। ठीक है, हमको इतना याद रखना है। नेक्स्ट है औसत ऋण आकार में वृद्धि, यानी औसत ऋण आकार में क्या क्या वृद्धि हुआ था। वित्त वर्ष 16 में कितना था 38,000, 23 में 72,000 हो गया और 25 में जाके 1.02 लाख हो गया। ऋण औसत एवरेज लोन का जो साइज है वो इतना अमाउंट तक ले लिया है। उसमें क्या ये महिला उद्यमियों को सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। और महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी होगी, कुल मुद्रा लाभार्थियों की आबादी की हिस्सेदारी कितनी है 68%, ये भी एक अच्छा रिकॉर्ड है। अब देखते हैं एमएसएमई ऋण वृद्धि कितनी है, तो 14 में कितना था 8.51 लाख करोड़, 24 में 27.25 लाख करोड़ और अनुमानित वित्त वर्ष 25 में कितना 30 लाख करोड़। ठीक है, अब देखते हैं केंद्र शासित, अच्छा हाँ, शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं, तो तमिलनाडु सबसे ऊपर है लगभग 3.23 लाख करोड़ के आसपास, और उत्तर प्रदेश क्या है 3.14 लाख करोड़, कर्नाटक कितना है 3.02 लाख करोड़। ये आपको 3 याद रखने, बाकी तो आप देख लीजिए। ठीक है, और शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश में क्या है, जम्मू कश्मीर लगभग हो गया 21.33 लाख कर खातों में लगभग 45,815.92 करोड़ रुपए जमा है। तो अच्छा प्रोग्रेस किया है केंद्र शासित जम्मू कश्मीर ने भी इस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। ठीक है, इतना पॉइंट हम याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने नए कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति के साथ टेक नेतृत्व को बढ़ाया है, यानी इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है नए कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया है, तो बालाजी नुथलापदी को इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है, जो कि टेक्नोलॉजी और संचालन के रूप में नियुक्त किया गया है, टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशन। और यह इक्विटस फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक जो ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा लघु वित्त बैंक है। ये भी इम्पोर्टेंट याद रखना आपको कि इक्विटस फाइनेंस बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ये भारत के दूसरे सबसे बड़े लघु वित्त बैंक में से एक है। आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि पहले सबसे बड़े लघु वित्त बैंक है कौन सा। ठीक है, इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक पूर्व में इक्विटस माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड का एक लघु वित्त बैंक है, जिसकी स्थापना कब की गई थी, लगभग 2016 में, जो कि माइक्रो फाइनेंस ऋणदाता के रूप में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो चेन्नई, यानी चेन्नई में, तमिलनाडु चेन्नई में है। और यह होल्डिंग कंपनी इक्विटस स्मॉल होल्डिंग लिमिटेड की सहायक कंपनी है। ठीक है, इतना पॉइंट हमको याद रखना है। सीईओ कौन बने हैं, बालाजी नुतलापदी। स्थापना कब की गई इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की, 16 में। मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई में। और ये भारत की दूसरे सबसे बड़े लघु वित्त बैंक में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं विराट कोहली बने T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय, यानी T20 कप में जो है 2020 कप क्रिकेट कप में जो है 13,000 रन बनाने वाले ये भारत के पहले भारतीय बन गए हैं, जिन्होंने अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया है। ठीक है, यह उपलब्धि कहाँ पे, कौन से स्टेडियम में हुई है, तो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच IPL 2025 के मैच में। ठीक है, यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच में जो मैच हो रहा था IPL में, उसके दौरान ये उन्होंने खिताब हासिल किया है। इस उपलब्धि के साथ 36 वर्षीय रॉयल बंगाल चैलेंजर्स का दिग्गज इस मील के पत्थर पर दुनिया के केवल 5वें क्रिकेटर बन गए हैं। ठीक है, यानी भारत में पहला, दुनिया के 5वें। और ऐसा करने वाले दुनिया के सबसे तेज, और अगर सबसे तेज यानी कम पारियों में कितना अधिक विकेट ये क्रिकेटर रन बनाए हैं, इसके मामले में दूसरे नंबर पे आ चुके हैं। यानी देखा जाए तो 386 पारी में इन्होंने कितने बनाए हैं, 13,000 रन। जबकि क्रिस गेल ने इन्होंने 381 पारियों में ही यह 13,000 रन बना लिया था। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले, 13,000 अधिक रन बनाने वाले कौन कौन से टीम है, खिलाड़ी है, तो पहला कौन है, क्रिस गेल लगभग 14,562, एलेक्स हेल्स 13,610, शोएब मलिक 13,557, किरण पोलार्ड
13,537। विराट कोहली कितना है? 13,101। ठीक है, तो 5वें नंबर के हो गए रन रेट में, 13,000 रन पूरे करने में, लेकिन सबसे तेज मामले में दूसरे, क्योंकि इन्होंने 386 पारी में खेला और क्रिस गेल ने 381 पारी में खेला। इतना हमको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं राष्ट्रपति मुर्मू को सिटी ऑफ ऑनर प्राप्त हुआ है। ठीक है, सिटी ऑफ ऑनर। तो वर्ष 2025 में भारत और पुर्तगाल के बीच राजनयिक संबंधों की लगभग 50वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट की जाएगी। प्रधानमंत्री की भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने पुर्तगाल के लिस्बन का दौरा किया इस उपलक्ष्य में, जहां उन्होंने लिस्बन के मेयर द्वारा सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। ठीक है, इस यात्रा में भारत और पुर्तगाल के बीच गहरी होती साझेदारी को उजागर किया गया, खासकर तब जब दोनों देश राजनीतिक संबंधों के 50 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। पुर्तगाली राष्ट्रपति महामहिम मार्सेलो रेबेलो डिसूजा, ये भी याद रखना, राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? तो महामहिम मार्सेलो रेबेलो डिसूजा द्वारा आयोजित राजकीय भोज में उनकी भागीदारी में द्विपक्षीय संबंधों के गर्मजोशी और रणनीतिक महत्व को दर्शाया गया है। ठीक है, और यूरोपीय संघ और भारत के संबंध में पुर्तगाल की एक अहम भूमिका है, क्योंकि पुर्तगाल ने हमारे देश में सालों तक कॉलोनी में राज किया है यहाँ पे आके, और भारत यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने में पुर्तगाल की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया गया। 2000 में क्या है, तो पुर्तगाल की यूरोपीय संघ अध्यक्षता में पहला भारत यूरोपीय शिखर सम्मेलन हुआ था। यानी पुर्तगाल की यूरोपीय संघ अध्यक्षता में भारत में पहला भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। और 21 में क्या, 2021 में पुर्तगाल में भारत यूरोपीय संघ +27 नेतृत्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तो हमको ये याद रखना काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सिटी की ऑफ ऑनर का सम्मान किस देश ने दिया? तो पुर्तगाल ने दिया है। ठीक है, वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो महामहिम मार्सेलो रेबेलो डिसूजा, ये याद रखना है। ठीक है, और ये 50वीं वर्षगांठ के ऊपर दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र समर्थित वैश्विक जलवायु कार्रवाई परिषद के लिए ब्राजील का प्रस्ताव, यानी वैश्विक जलवायु परिषद के लिए ब्राजील ने प्रस्ताव रखा है, जो कि वैश्विक जलवायु ग्लोबल क्लाइमेट काउंसिल के लिए। ठीक है, किस चीज के लिए रखा है? तो ग्लोबल क्लाइमेट काउंसिल के लिए। ठीक है, ब्राजील ने जलवायु संकट से अधिक तत्परता और दक्षता के साथ निपटने के लिए UNFCCC यानी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत एक वैश्विक जलवायु परिषद के गठन का सुझाव दिया है। इस परिषद की परिकल्पना जलवायु कार्रवाई संबंधी निर्णय लेने की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए मंच के रूप में की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? स्कोप बैठकों के दौरान लिए गए जलवायु निर्णयों के त्वरित कार्यान्वयन में सहायता करना है। और यह प्रस्ताव जो है, जो COP30 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 30वां मीटिंग है, वो कहाँ होने वाला है? तो नवंबर 2025 में ब्राजील के बेलेम में होने वाला है। ये भी याद रखना है। COP30 कहाँ होगा? तो ब्राजील के बेलेम में आयोजित किया जाएगा। और जहाँ पे इस परिषद यानी वैश्विक जलवायु परिषद पर चर्चा और बहस की जाएगी, जिसमें क्या है, प्रस्तावित परिषद वैश्विक स्तर पर तीव्र एवं अधिक समन्वित जलवायु कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। इसका उद्देश्य क्या है? तो वर्तमान जलवायु ढांचे की दक्षता को बढ़ावा तथा राष्ट्रों के बीच सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना है। परिषद प्रगति की निगरानी में सहायता करेगी तथा जलवायु संबंधी पहलों पर विचार करने के लिए एक केंद्रीय मंच प्रदान करेगी। तो सबसे बड़ी बात है कि वैश्विक जलवायु परिषद का प्रस्ताव किसने लाया है? तो ब्राजील ने। और COP30 की मीटिंग कहाँ होने वाली है? तो ब्राजील के बेलम में होने वाला, जो कि नवंबर 2025 में होगा। इतना पॉइंट हमको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं हरियाणा सरकार ने हरियाणा पुलिस में अग्निवीरों के लिए 20% कोटा की घोषणा की है। ठीक है, यानी जो हरियाणा सरकार है, हरियाणा पुलिस में जो अग्निवीर जो भारत सरकार की योजना है, जिसमें सेना में भर्ती के लिए जो है रखा गया है, उसमें 20% कोटा घोषणा की है। पहले 10% था, जिससे इन्होंने बढ़ा के 20% कर दिया है। और ऐसा करने वाला भारत का हरियाणा पहला राज्य बन गया जिसने अग्निवीरों की सेवा अवधि समाप्त होने के बाद नौकरी में आरक्षण का उनका भविष्य सुनिश्चित किया है। उसके बाद है 2022-23 में जो है हरियाणा से लगभग 2227 अग्निवीर भर्ती की गई थी, जबकि 23-24 में कितने की गए हैं? लगभग 2893। ठीक है, तो ये 2893 बच्चों को 20% का आरक्षण मिलेगा हरियाणा सरकार के हरियाणा पुलिस में भर्ती के लिए। ठीक है,
ये, और इनके मुख्यमंत्री कौन है? तो नायाब सिंह सैनी। ठीक है, नायाब सिंह सैनी इनके यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते दोस्तों। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में दुर्लभ लंबे समय से स्नूटेड बेल सांप लॉन्ग स्नूटेड वाइन स्नेक की खोज की गई है, जिससे इस प्रजाति की भारत में दूसरी उपस्थिति प्रमाणित हुई है। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में खोजा कहाँ गया, राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश में। नाम क्या प्रजाति का? स्नूटेड बेल सांप या लॉन्ग स्नूटेड वाइन स्नेक की खोज गई है, जिससे भारत में दूसरी उपस्थिति प्रमाणित की है। तो कहाँ पे खोज किया गया? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? दुधवा टाइगर रिजर्व में इसकी खोज की गई है। दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? ये हमारा है बिहार में। रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो ये है हमारे राजस्थान में। ठीक है, आप ये बताइए कि अमनगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में पड़ता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट फोटो देख सकते हैं कैसा दिखता है, ये हमारा लॉन्ग स्नूटेड वाइन स्नैक। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, हार्डियन पोलो क्रस्ट से संबंधित नवीनतम शोध के अनुसार पृथ्वी की प्लेट टेक्टोनिक्स की रासायनिक विशेषताएं कब से अस्तित्व में आई? यानी पृथ्वी की प्लेट टेक्टोनिक्स की रासायनिक विशेषताएं कब से अस्तित्व में आई? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हेडियन युग से। ठीक है, यानी हार्डियन पोलो क्रस्ट से संबंधित नवीनतम शोध के अनुसार पृथ्वी की प्लेट टेक्टोनिक्स रासायनिक विशेषताएं कब से अस्तित्व में आई थी? तो हेडियन युग से ये आई थी। ठीक है, आप देख सकते हैं ये सब इमेज में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूजीसी की यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की नई प्रक्रिया के अनुसार विदेशी डिग्री के समकक्ष प्रमाण पत्र अब कौन जारी करेगा? विदेशी डिग्री के समकक्ष कौन जारी करेगा? तो यूजीसी की नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? यूजीसी ही करेगा। ठीक है, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ही करेगा इस डिग्री के समकक्ष प्रमाण पत्र को जारी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स के संदर्भ में यह अभियान किन दो मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मातृ स्वास्थ्य और नवजात शिशु देखभाल। ये हमने प्रीवियस क्लास में अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं एक बार। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मातृ स्वास्थ्य और नवजात शिशु देखभाल। वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 7 अप्रैल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी मातृ मृत्यु दर में रुझान 2000 से 2023 रिपोर्ट ट्रेंड्स इन मैटरनल मॉर्टेलिटी 2000 से 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु दर में भारी गिरावट के बावजूद चीन की तुलना में यह दर अभी भी अधिक क्यों है? ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की सीमित पहुंच की वजह से ये जो है भारी गिरावट के बावजूद जो हम अभी भी चीन की तुलना में यह दर अभी भी बहुत अधिक है मातृ मृत्यु दर की। यानी जो माता होती है, ठीक है, जब छोटा बच्चा उनके पेट में होता है फिर होने के बाद जो उनकी डेथ हो जाती है, उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की सीमित पहुंच। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा मनाए जा रहे पोषण पखवाड़ा 2025 की थीम क्या है? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। पोषण पखवाड़ा कब मनाया जाता है? तो 8 से 23 अप्रैल को मनाया जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत इसे मनाया जाएगा, और इसने जो है पोषण पखवाड़ा के 7वें संस्करण में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। और इसका थीम क्या है? शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन। शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन इसका थीम है पोषण पखवाड़ा का, जो कि 8 से 23 अप्रैल के बीच मनाया जाएगा। ठीक है, इसका टैगलाइन क्या है? पूर्ण पोषण की शुरुआत। पूर्ण पोषण की शुरुआत शुद्ध जल और स्वच्छता के साथ। पूर्ण टैगलाइन, पूर्ण पोषण की शुरुआत शुद्ध जल और स्वच्छता के साथ। यह अभियान विशेष रूप से बच्चों के पोषण और समग्र स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ जल एवं स्वच्छता के महत्व को रेखांकित करता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म श्री राम साहेब पांडे का हाल ही में निधन हो गया, वह किस पारंपरिक लोकनृत्य से जुड़े थे?
तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राई नृत्य से। ठीक है, और ये बुंदेलखंड का एक फेमस लोक नृत्य है जो कि इनका जन्म कहाँ हुआ, ये 8 अप्रैल 2025 को इनका निधन हो गया। और ये राई नृत्य के प्रसिद्ध लोक नर्तक थे जिनको कि 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी की ऑफ ऑनर से किस देश की राजधानी में सम्मानित किया जाएगा। तो हमने देखा डिटेल में, आंसर किया जाएगा हमारा लिस्बन। ठीक है, यानी ये किसकी राजधानी है, तो पोर्तुगाल की राजधानी है लिस्बन। वहां पे हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया वहां के मेयर द्वारा। ठीक है, जो कि ये दोनों देश के 50वीं वर्षगांठ राजनयिक संबंध का जो इस साल सेलिब्रेट किया जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हाल ही में ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, क्या हो जाएगा आंसर, सतीश चाव्या को। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। अभी हमने देखा डिटेल में, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, विराट कोहली। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, तो दोस्तों यही तक है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और कुछ भी क्वेरी हो आपको कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं आप। ठीक है, और फटाफट और भी लोगों के साथ इसको शेयर करिए चैनल को, इस वीडियो को, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।